Hello everyone, very good afternoon to all of you. I once again welcome you all on Adda 24/7. So friends, आप सभी लोगों का once again Adda 24/7 पर वेलकम है. आई होप फ्रेंड्स यू ऑल आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल. मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आज सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर एनुअल रिपोर्ट की अगर बात करें तो आज हम लोग एनुअल रिपोर्ट की 8वें सेशन में है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है आरबी की एनुअल रिपोर्ट के देखने वाले हैं. और इसके बाद जो अगले 2 सेशंस होंगे दैट विल बी ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, है ना. मंडे और ट्यूसडे को मैं इन पर आपको एमसीक्यूज जो है वो कवर अप कराऊंगा, है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, मंडे और ट्यूसडे जो है अब हम लोग एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे. एमसीक्यू के थ्रू डिस्कशन करेंगे कि जो आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट में जो हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसमें क्या क्या हमें जो है एमसीक्यूज जो है बन सकते हैं. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू एमसीक्यू के थ्रू हम एक बार उसको रिवाइज भी करेंगे, है ना. तो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग इसका एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है. तो आज थोड़ा सा कंसेप्चुअल पार्ट और इसमें बचा हुआ है, उस पर चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. बट इससे पहले फ्रेंड्स, आपको पहली बार जो है इन द हिस्ट्री ऑफ अड्डा 24/7 आपको पहली बार जो है ट्रिपल बेनिफिट का आपको, है ना, 3x वैलिडिटी का आपको ऑफर देखने को मिल रहा है. और ये ऑफर होगा सभी के सभी महापैक पर, है ना. तो महापैक बेसिकली क्या होता है, एक महापैक के अंदर आपको सभी के सभी हमारे जितने भी बैचेस हैं जो आप किसी भी पर्टिकुलर बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आईबीपीएस पीओ है, क्लर्क है, आईबीपीएस एसबीआई पीओ क्लर्क है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क है जिसका भी नोटिफिकेशन भी आया, 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है, आरबी असिस्टेंट है, एलआईसी असिस्टेंट है, या अदर कोई बैंक और इंश्योरेंस के एग्जामिनेशंस हैं, वो सभी के सभी आपको एक ही जगह देखने को मिलते हैं. और इसमें जो अपकमिंग बैचेस हैं, साथ ही साथ ऑलरेडी जो बैचेस हैं, वो सभी के सभी बैचेस आप एक ही जगह एक्सेस कर सकते हैं ऑन द बैंक महापैक, एंड दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द बैंक महापैक. इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक महापैक में अभी तक हमें क्या देखने को मिलता था, 6 मंथ्स और 12 मंथ्स की वैलिडिटी हमें देखने को मिलती थी, है ना. और उसके बाद हम डबल वैलिडिटी जनरली आपको ऑफर देखने को मिलता था, जिसमें 6+6 दैट इज 6 महीने का आप कोर्स लेते थे, तो उसमें 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाती थी. और 12 मंथ्स का लेते थे तो 12+12 24 मंथ्स की वैलिडिटी देखने को मिल जाती थी. लेकिन अब आपके लिए ऑफर आया है ट्रिपल वैलिडिटी का यहाँ पर ऑन द फादर्स डे स्पेशल सेशन पे आपको ये देखने को मिल रहा है. इसमें अगर मैं बात करूँ तो 4 मंथ्स के कोर्स पर 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, टोटल 12 मंथ्स की वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी. 6 मंथ्स के कोर्स पर 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, तो यहाँ पर 6 3 जा 18 मंथ्स की वैलिडिटी, एंड 9 मंथ्स के कोर्स पर एक्स्ट्रा 3 मंथ्स दैट इज टोटल 27 मंथ्स की वैलिडिटी आपको देखने को मिल जाएगी. तो आप जो है यहाँ पर 27 मंथ की वैलिडिटी आप यहाँ पर आराम से इसको अवेल कर सकते हैं. तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अभी बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो है ऑफ़र जो है ये सबसे बेस्ट रहेगा, जिसमें आप जो है टोटल 27 मंथ्स की आपके पास वैलिडिटी मिल जाती है. इसमें मॉक टेस्ट हैं, प्रैक्टिस टेस्ट हैं, एमसीक्यूज़ हैं, इंटरव्यूज़ है ना. वो सारी की सारी चीज़ें आप महापैक के अंदर जो है कवर अप कर सकते हैं. तो ये ट्रिपल बेनिफिट का बिल्कुल आप फ़ायदा उठाइएगा. और इसको एनरोल करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं मेरा, है ना. आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y856 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, जिसमें आपको कोर्सेज पर 77% का डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल जाएगा. तो महापैक पर आपको 77% का आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा. कोड आपको नीचे फ्लैश होते हुए देखने को मिल जाएगा. कोड है Y856, जिसके थ्रू आप यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट ट्रिपल बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको 77% का फ्लैट ऑफ देखने को मिलेगा. अभी मैं लास्ट में इसके बारे में और आपको बता दूंगा. चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो है इसको आप एनरोल कर सकते हैं, है ना. हम लोग अगर याद हो आपको तो हम लोग लास्ट सेशन पे जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में हमने पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में लास्ट सेशन पर डिस्कस किया था. तो एक बार मैं फटाफट उसको रिकैप करा देता हूँ. जैसे मैं सेशन से पहले आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं जो हमने लास्ट सेशन पर पढ़ा था. फिर हम लोग आगे जो है सेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. तो यहाँ पर अगर हम रिकैप देखें तो आपको याद हो तो हमने फाइनेंशियल सिस्टम में कितने कितने पेमेंट्स के पार्ट होते हैं वो सारे एस्पेक्ट हमने देखे थे. हमने देखा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया था कि यूपीआई सिस्टम है, रुपए कार्ड है, आईटी टेक्नोलॉजी सिस्टम्स का काफ़ी बड़े लेवल पर यूज़ देखने को मिला 2023-24 को, जिसमें यूपीआई एक काफ़ी रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हमें रहा, क्योंकि यूपीआई 24/7 अवेलेबल है. सिक्योर पेमेंट्स हम यहाँ पर कर सकते हैं. साथ ही साथ पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर, 1-to-1, और साथ ही साथ पर्सन टू मर्चेंट, P2M, ये सभी तरीके के ट्रांजैक्शन में हमें काफ़ी मदद कर रहा था. वर्चुअल जो है पेमेंट सिस्टम्स के लिए काफ़ी आसान है. यूपीआई में हम एआई इंट्रोडक्शन भी हमने इंट्रोड्यूस किया है. वॉइस असिस्टेंस भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप हेलो यूपीआई बोलकर अपने वॉइस कमांड्स के थ्रू जो है अपने पेमेंट्स वगैरह भी यहाँ पर कर सकते हैं. इसके अलावा अगर बात करें यूपीआई वॉलेट है ना, यूपीआई वॉलेट है, यूपीआई की फैसिलिटी ऑन द क्रेडिट लाइन, यूपीआई पर आपको क्रेडिट लाइन की भी फैसिलिटी मिल रही है. आपके पास रुपए कार्ड है वो भी आप ऐड कर सकते हैं. तो ये मल्टीपल बहुत सारे फीचर्स हमने देखे थे जो यहाँ पर ऐड किए गए थे. चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए. बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग जो है इस पर्टिकुलर सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं.
क्रेडिट ग्रोथ भी हमने यूपीआई की देखी थी कि यूपीआई किस तरीके से हमारे यहाँ पर फास्टर तरीके से यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है ना। ट्रेड रिवर्सिबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम भी हमने देखा था जो एमएसएमई के लिए आरबीआई ने शुरू किया था। ई बात हमने देखा था, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो आरबीआई ने कंडक्ट किए थे। देश भर में लगभग 340 तरीके के जो है प्रोग्राम्स आरबीआई ने अलग अलग जगह पर कंडक्ट किए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल पेमेंट्स है उसको प्रमोशन करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने इस प्लेटफॉर्म को इसको स्टार्ट किया था। इसके अलावा हमने ये भी बात किया था कि आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई ने बताया कि हमारे यहाँ पर जो एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो रिकरिंग पेमेंट्स के लिए, तो उसमें वहाँ ई मैंडेट को 15,000 की पहले लिमिट हुआ करती थी। 15,000 से ज़्यादा के ऑटोमेटिक पेमेंट्स के लिए आपका ऑथेंटिकेशन की, एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, लेकिन वो चीज़ अब आपको खत्म होते हुए देखने को मिलेगी और यहाँ पर 15,000 से लिमिट को बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया गया है। लेकिन ये किस चीज़ के लिए है? अगर आप कोई म्यूचुअल फंड्स लेना चाहते हैं या कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना चाहते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स करना चाहते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट सेशन में फिलहाल डिस्कस किए थे, अब मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। इसके अलावा आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक भी स्टार्ट किया था, जिसमें हम बात कर रहे थे जागरूकता फैलाने की, और डिजिटल पेमेंट्स में हम जागरूकता जो है कंडक्ट कर रहे थे। अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हम यहाँ पर कंडक्ट करते हुए आपको देखने को मिल रहे थे कि सभी लोगों में जागरूकता फैलाई जाए डिजिटल पेमेंट्स को लेकर। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक। हमने बात किया था फ्रेंड्स डिजिटल पेमेंट इंडेक्स की। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में अगर आप देखें तो लगातार यहाँ पर डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में हमें अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च सितंबर के मंथ में रिलीज किया जाता है। ठीक है, मतलब इस समय आ जाता है। बेस की अगर बात करें, बेस ईयर हमारे पास 2018 था, बेस वैल्यू हमारे पास 100 थी, तो 100 से अगर हम देखें तो लगातार बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा। और जो लेटेस्ट सितंबर 2023 की बात करें तो 418.8 हमें देखने को मिलेगा डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि हमारे देश के अंदर डिजिटल पेमेंट्स का पेनिट्रेशन जो है वो क्या है, वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, ये भी हमने बात की थी। चलिए अब आज के सेशन में और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है डिस्कस करते हैं। हम लोग बात करते हैं PIDF स्कीम, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। ये फ्रेंड्स PIDF स्कीम क्या है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी जिसको आरबीआई ने 2021 में लॉन्च किया था। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है ना, PIDF फंड इसको हम कहते हैं, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब इस फंड का यूज़ क्या है? देखिए फ्रेंड्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का जो यूज़ है ये पेमेंट के लिए, डिजिटल पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल की डिवाइसेस, पॉइंट ऑफ सेल वाली जो है डिवाइस लगानी जिसमें आप कार्ड स्वाइप करके टैप करके पेमेंट कर सकते हैं, QR कोड लगाना है, साउंड बॉक्स लगाना है, इस तरीके के जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे कोई बंदा डिजिटल पेमेंट रिसीव कर सके और हम लोग डिजिटल पेमेंट कर सकें, उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए हमारे पास आरबीआई ने जनवरी 2021 में ये स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था, ये फंड लॉन्च किया था जिसका नाम था पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो इसके हम क्या करेंगे, इससे हमारा जो डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम जो है डिजिटल पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए काम कर रहे थे। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंसेंटिवाइज एंड टू डिप्लॉयमेंट ऑफ पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज फिजिकल पॉइंट ऑफ सेल, है ना, तो पॉइंट ऑफ सेल के सिस्टम को प्रमोट करना, साथ ही साथ क्विक रिस्पॉन्ड कोड, QR कोड आप लगाना। और ये जो हम लगाने के लिए कहाँ पर फोकस थे? हम फोकस थे Tier 3 एंड Tier 3 to Tier 6 शहरों में, मतलब हम छोटे शहरों की अगर बात करें तो Tier 3 एंड Tier 6 सिटीज़ की अगर बात करें, इन सेंटर्स में हमें ये जो है लगाने के लिए हमने काम किया था। ठीक, और ये अगर हम बात करें तो सेंटर स्पेशली अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के रीजन में, यहाँ पर डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करना जो है हमारा ऑब्जेक्टिव था थ्रू द PIDF स्कीम। तो ये स्कीम जो है जनवरी 2021 में स्टार्ट की गई थी और लास्ट ईयर ये स्कीम एक्सपायर हो रही थी, है ना। ये अगस्त अगर हम बात करें तो ये स्कीम जो है अगस्त 2023 में ख़त्म हो रही थी। शुरुआत में इस स्कीम को केवल Tier 1 एंड Tier 2 शहरों के लिए स्टार्ट किया गया था, लेकिन अभी लास्ट ईयर अगर हम बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब इस स्कीम को एक्सटेंड कर दिया है फॉर द 2 ईयर्स, है ना। इस स्कीम को 2 साल के लिए आरबीआई ने बढ़ा दिया है। और अब फ्रेंड्स ये जो स्कीम है ये बढ़ चुकी है दिसंबर 31, 2025 के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, व्हाट इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम क्या है और इस स्कीम का किस लिए यूज़ करता है आरबीआई? तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये जो फंड स्कीम है, इस स्कीम के तहत पहले केवल Tier 1 और Tier 2 मतलब बड़े शहरों में ही केवल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता था। और इसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम की अगर बात करें तो PM स्वनिधि स्कीम के जो सेंटर्स थे, है ना, तो उनको हम जो है यहाँ पर क्या करते थे, सपोर्ट करने के लिए, मदद करने के लिए काम करते थे।
अब यहाँ पर इट इज़ नाउ प्रपोज टू एक्सटेंड PIDF स्कीम बाय फर्दर पीरियड ऑफ 2 years एंड दैट इज अप टू December 31st 2025। तो दिसंबर 1 2025 तक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो PM स्वनिधि स्कीम की अगर बात करें तो PM स्वनिधि स्कीम, साथ ही साथ PM विश्वकर्मा स्कीम, है ना। तो ये इन दोनों स्कीमों को भी इसमें डिप्लॉय कर दिया गया। शुरुआत में केवल PM स्वनिधि स्कीम यहाँ पर जुड़ी थी। अगर आप PM स्वनिधि स्कीम को रिकॉल करना चाहें तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, इसमें क्या थे, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स थे, है ना, जो हमारे जो है ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, पटरी वाले, जो सामान आपको बेचते हुए देखने को मिल जाते हैं, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो सड़कों के किनारे आपको सामान बेचते हुए देखने को मिलते हैं, उन स्ट्रीट वेंडर्स को मदद करने के लिए ये PM स्वनिधि स्कीम जो है कोविड के टाइम में जो है लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और शुरुआत में जो PIDF स्कीम को लॉन्च किया गया था वो Tier 1 और Tier 2 सिटीज़ में इसको शुरू किया गया था, और इसमें हम PM स्वनिधि स्कीम के लाभार्थियों को जोड़ रहे थे। PM स्वनिधि स्कीम के अंदर शुरुआत में 10,000 रुपये तक का लोन, और अगर हम बात करें जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको बढ़ा के 50,000 रुपये तक का लोन देने की फैसिलिटी है यहाँ पर। तो PM स्वनिधि स्कीम के लोगों को के पास पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए तो काम किया ही जा रहा था, लेकिन जब RBI ने इस स्कीम को एक्सटेंड किया, जो कि अगस्त 2023 में PIDF स्कीम एक ओवर हो रही थी, ख़त्म हो रही थी, तो इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब एक्सटेंड कर दिया 31 दिसंबर 2025 के लिए। एक तो ये अपडेट है कि 31 दिसंबर 2025 तक के लिए इस स्कीम को अपडेट कर दिया गया। दूसरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसके अंदर अब PM विश्वकर्मा के भी लाभार्थियों को जोड़ दिया गया है। तो PM विश्वकर्मा स्कीम आपको पता होगा अच्छे से। PM विश्वकर्मा स्कीम, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के अंदर हमने 18 अलग ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो कारीगर हैं, परंपरागत कारीगर हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई कर रखा है, और उनको सरकार यहाँ पर फर्स्ट ट्रेंच में, पहले फेज में 1 लाख रुपए तक का लोन, और अगर 18 महीने के अंदर अगर आप समय से पैसा लोन का भर देते हैं तो 1 लाख से लोन को बढ़ा के 2 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है, और वो 2 लाख का लोन आपको 30 महीने के अंदर वापस करना पड़ेगा। PM विश्वकर्मा स्कीम के अंदर हम विश्वकर्मा सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराएंगे, उनको जो है विश्वकर्मा सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे, और साथ ही साथ अगर आप बात करें औजारों को अपग्रेड करने के लिए, टूल्स को अपग्रेड करने के लिए, वहाँ पर 15,000 रुपये का इंसेंटिव भी दिया जाएगा। साथ ही साथ ट्रेनिंग कराना, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स PM विश्वकर्मा स्कीम के अंदर कंडक्ट किए गए। तो PM विश्वकर्मा स्कीम के जो लाभार्थी हैं अब उनको भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है अंडर द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। अच्छा, अब इस PIDF फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? इस PIDF फंड का ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। किसको बढ़ावा देना भाई? वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, ताकि बैंकिंग की फैसिलिटी एट द अफोर्डेबल कॉस्ट टू ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी तक पहुंच सके। बैंकिंग की सुविधा समाज के हर तबके तक पहुंच सके, स्पेशली वीकर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, लोअर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, अनप्रिविलेज्ड ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, अनटैप्ड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो समाज का वो वर्ग जिस तक बैंकिंग की सुविधा नहीं है या बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं है, उन सभी लोगों तक हम बेहतरीन तरीके से बैंकिंग की फैसिलिटीज़, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। उस ऑब्जेक्टिव से इस स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड दिस पर्टिकुलर स्कीम फॉर द नेक्स्ट 2 years, है ना। तो ये 2023 में इसकी स्कीम कंप्लीट हो रही थी, लेकिन इसको 31 दिसंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसमें और सी कौन सी स्कीम के बेनिफिशियरी को जोड़ दिया गया है? तो PM विश्वकर्मा स्कीम के लाभार्थियों को इसमें शामिल कर लिया गया है। पहले केवल और केवल PM स्वनिधि स्कीम के लाभार्थी इसमें जुड़ते थे। PM स्वनिधि स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम, जिसमें जो है स्ट्रीट वेंडर्स को वहाँ पर मदद की जा रही थी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। तो ये जो फर्दर है इसका जो और यूज़ किस लिए किया जाएगा, तो यहाँ पर फीडबैक के बेसिस पर डिप्लॉयमेंट हम करेंगे। पेमेंट एक्सेप्टेंस जैसे साउंड बॉक्स डिवाइसेस है, आधार इनेबल पेमेंट डिवाइसेस हैं, इन सबको सेटअप करने के लिए इस पर्टिकुलर जो है स्कीम का प्रयोग किया जाएगा। तो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, तो इसका प्रयोग पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट पर जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं उसको करने के लिए किया जाएगा, और इसको हम लोग PIDF स्कीम कह रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लियर है हमें अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा अपडेट जो है RBI ने किया था, ये सारी बातें जो है RBI के एनुअल रिपोर्ट के अंदर RBI ने मेंशन भी की है। हम लोग जो है इसको कंसेप्ट के फॉर्म में मैंने आपके लिए शॉर्ट नोट्स बना दिए, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं सब्सक्रिप्शन टू फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड, है ना। फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड की अगर बात करें जो कि टैक्सेबल होता है, ये पहले तो हमें ये समझ में आ जाए कि फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है क्या और इसमें RBI ने क्या अपडेट दिया है। देखिए फ्रेंड्स, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है ना, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बॉन्ड को आप जारी करके मार्केट से पैसा उठा सकते हैं।
जैसे आपको पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई सरकार के बिहाफ पर बॉन्ड जारी करता है, बॉन्ड मार्केट में जाता है, आरबीआई पैसा ले लेता है, कुछ समय के बाद आरबीआई पैसा विद इंटरेस्ट वापस कर देता है। ठीक, ये तो हो गई बॉन्ड की बात। नॉर्मली गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है। अमूमन देखा जाता है बॉन्ड में हमें जो इंटरेस्ट वहाँ पर मेंशन किया जाता है वो हमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है या इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, उसके हिसाब से हमारा जो रिटर्न है उस पर बढ़ता घटता नहीं है। ठीक है, उसके हिसाब से हमारा रिटर्न वहाँ बढ़ता घटता नहीं है। मान लेते एक फिक्स इंटरेस्ट रेट अगर हमें प्रॉमिस हो गया तो वही मिल रहा है। अच्छा, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड क्या है? फ्लोटिंग रेट मतलब जो फ्लोट कर रहा रेट, मतलब फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड की खासियत क्या होगी, ये इन्फ्लेशन के साथ जुड़ा होगा। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा चली गई तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलने की उम्मीद, अगर इन्फ्लेशन कम हो गई तो आपको कम रिटर्न की उम्मीद। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के असर को ये थोड़ा सा एडजस्ट कर देता है, उसके इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, और उसके लिए होता है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। लेकिन फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में जो लॉक इन पीरियड आपको देखने को मिलता है, अगर हमारी जो नॉर्मल बंदों के लिए अगर हम बात करें तो 7 साल का लॉक इन पीरियड हमें देखने को मिलता है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड के अंदर। लेकिन 7 साल का लॉक इन तो आपको मिलता ही है नॉर्मल केसेस में फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में, लेकिन अगर हमारी उम्र 60 से 70 साल के बीच में है तो हमारे लिए लॉक इन पीरियड हो जाता है 6 साल का, और अगर हमारी उम्र है 70 से 80 साल की तो हमारे लिए लॉक इन पीरियड हो जाता है 5 साल का। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, और ये लास्ट ईयर एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को भी मिला था और एग्जाम में पूछा भी गया था कि फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड की अगर बात करें तो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड का लॉक इन पीरियड क्या है, फिर मैं अभी आपको अपडेट बताता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड का लॉक इन पीरियड इन अ नॉर्मल कंटेक्स्ट, इन अ नॉर्मल सिनेरियो, अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कितना, 7 साल का। ठीक, लॉक इन पीरियड का मतलब क्या हुआ, इससे पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते। जैसे आज आपने बॉन्ड खरीदा, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड खरीदा, और आपको दूसरे साल ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो क्या आप पैसा ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो ऐसे में लॉक इन का समय, जितने समय आपका बॉन्ड लॉक रहेगा उससे पहले आप पैसा उसका नहीं ले सकते, तो वो टाइम अमूमन होता है 7 साल। लेकिन इन सम केसेस, कुछ स्पेशल केसेस में अगर हम सीनियर सिटीजन हैं, 60 से 70 साल की एज है हमारी, तो हम बॉन्ड को 6 साल में भी जो है उसका पैसा ले सकते हैं। तो लॉक इन पीरियड सीनियर सिटीजन्स के लिए 6 साल का हो जाता है, और अगर मोस्ट सीनियर सिटीजन है मतलब 70 से 80 साल की अगर हम जनरली बात करें यहाँ पर इसके हिसाब से, तो 5 साल का जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो 5 साल का हमें देखने को मिलता है। जनरली जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है 60 से 80 साल की एज सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, और 80 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो मोस्ट सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर आप सिंपली ध्यान रखिएगा 70 से 80 साल के लिए 5 साल का लॉक इन पीरियड, 60 से 70 साल के लिए 6 साल का, और अगर हम नॉर्मल कोई भी बाकी हमारी एज है तो 74 साल का होगा। आप इससे पहले पैसा नहीं निकाल सकते। ठीक, अब सवाल ये उठता है सर इसमें अपडेट क्या है? इसमें अपडेट ये है कि अभी तक ये बॉन्ड आप जो है थर्ड पार्टी के थ्रू खरीदते थे, या अपने डीमैट अकाउंट्स या अदर इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू इसको खरीदते थे। आपको पता है फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक आरडीजी अकाउंट है ना, आपको बिल्कुल इसके बारे में पता है, आप लोगों के साथ कई बार मैंने डिस्कस किया, फिर से मैं बता देता हूँ। आरबीआई का एक आरडीजी अकाउंट है जो हम लोग खाता खुलवा सकते हैं आरबीआई में, जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, ये रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट क्या है फ्रेंड्स, ये हम लोग अपना ये खाता जो है आरबीआई में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खुलवा सकता है। कौन? हमारे आप जैसा रिटेल इन्वेस्टर। तो मैं और आप आरबीआई में एक खाता खुलवा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका नाम है आरडीजी अकाउंट, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। और इस खाते से हम क्या कर सकते हैं, इस खाते का यूज़ करके हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं। वी कैन इन्वेस्ट विद इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। सरकारी बॉन्ड्स या सरकारी प्रतिभूतियों में हम लोग क्या कर सकते हैं, आरडीजी अकाउंट का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑन द 12th ऑफ नवंबर 2021 में इस स्कीम को जो है आरबीआई ने लॉन्च किया था, 2021 में इसको लॉन्च किया था। ठीक, अभी रिसेंटली आरबीआई ने 2024 में एंड अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं तो मई 2024 में आरबीआई ने, अभी तक इसका केवल पोर्टल था, आरडीजी का क्या था, पोर्टल था, मतलब इसकी वेबसाइट थी। लेकिन अभी हाल ही में आरबीआई ने आरडीजी जो अकाउंट है, आरडीजी के लिए आपका एप्लीकेशन iOS के लिए, आईफोन के लिए और साथ ही साथ एंड्रॉयड के लिए भी एप्लीकेशन भी इसका लॉन्च कर दिया है। तभी जो है इसी साल इसका एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ था, और ये लॉन्च वाली न्यूज़ भी मैंने आपको कवर अप कराई थी। तो इसका अब एप्लीकेशन भी लॉन्च हो गया है। ठीक, तो ये तो आपको समझ में आ गया आरबीआई का आरडीजी अकाउंट क्या होता है। ठीक, अब न्यूज़ क्या है, अपडेट क्या है जो आरबीआई ने
अपने एनुअल रिपोर्ट में बताई और ये अपडेट भी था। आरबीआई ने बताया कि अब आप, मतलब हम और आप लोग, आरबीआई के आरडीजी अकाउंट से हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ साथ, उसमें गोल्ड बॉन्ड के साथ साथ, अब हम फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में भी पैसा लगा सकते हैं। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन इन्वेस्ट इन द फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड ऑल्सो थ्रू द आरबीआई आरडीजी अकाउंट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आरडीजी अकाउंट के थ्रू अब हम जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, हम इस पर्टिकुलर फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में भी पैसा क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक बार आरबीआई की वेबसाइट एक बार विजिट कराता हूं, तो थोड़ा सा और आपके माइंड में अच्छे से क्लैरिटी आएगी, है ना, दैट आई जनरली यूज टू डू। ठीक है, आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम लोग एक बार चलते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं आरबीआई की वेबसाइट पर जब आप ऑफिशियली आएंगे, ठीक है, आरबीआई की जब वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर वेबसाइट पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग आपको आरबीआई के पोर्टल्स देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम, आरबीआई का इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर हो गया, आरबीआई का म्यूजियम हो गया। ये देखिए आरबीआई का रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, अभी उद्गम पोर्टल, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, जिसके थ्रू लोग अपना अनक्लेम पैसा यहाँ पर ले सकते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने आपको न्यूज़ में पढ़ाया था प्रवाह पोर्टल, तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आई थिंक प्रवाह पोर्टल को भी, यस, ये देखिए प्रवाह पोर्टल भी आरबीआई ने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है फॉर प्रवाह पोर्टल जो है फॉर लाइसेंसिंग, अथराइजेशन, रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रेंड्स, हम आरडीजी अकाउंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको आरडीजी अकाउंट पर यहाँ पर भेज दिया जाएगा रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पर अपडेट देखिए तो लिखा हुआ मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ नाउ बीन अवेलेबल थ्रू बोथ एंड्रॉइड एंड iOS वर्जन, है ना, अब एंड्रॉइड एंड iOS वर्जन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये आरबीआई का आरडीजी अकाउंट है जिससे हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, है ना, इन सब में हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ में प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अबाउट में लिखेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कि हम लोग ट्रेजरी बिल है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स वगैरह, इन सब में हम क्या कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ थ्रू द आरडीजी अकाउंट। ठीक है, तो वो वही पॉइंट यहाँ पर आरबीआई ने मेंशन किया है। तो आरबीआई ने अलाउ किया है, अंडर द स्कीम इंडिविजुअल इन्वेस्टर आर परमिटेड टू ओपन आरडीजी अकाउंट विथ आरबीआई यूजिंग ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल अब तो एप्लीकेशन भी आ गया है, आप अपना खाता खुला सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तक क्या है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वगैरह ही इनमें पैसा आप लगा सकते थे, लेकिन आरबीआई चाहता है लोग और ज़्यादा आसानी से पैसा इन्वेस्ट करें और लोगों को और सुविधा दी जाए। तो यहाँ पर इट हैज़ एंडिवर्ड टू एक्सपेंड द बास्केट ऑफ प्रोडक्ट थ्रू विच जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगा सकें। तो अब हम फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 जो है टैक्सेबल, उसमें हम जो है फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स में पैसा लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द आरडीजी अकाउंट। और यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा कि हम इसमें बेहतरीन तरीके से और बेहतर रिटर्न जो है क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। सो वी कैन हैव द बेटर रिटर्न, और ये हमें देखने को मिलेगा। और इसकी एक्सपायरी टाइम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे दूसरा अपडेट हमने देखने को मिला। चलिए आगे बात करते हैं। आरबीआई के पास एक बहुत इंटरेस्टिंग फंड है जिसका नाम है डेफ फंड, है ना। डेफ फंड को हम लोग क्या कहते हैं, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। ये डेफ फंड बहुत स्पेशल फंड है आरबीआई का। इस फंड में जो पैसा आता है ये बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता कंडक्ट करने के लिए इस फंड का यूज़ किया जाता है। अब जो भी पैसा जो है बैंक में लगातार 10 साल तक अगर कोई पैसा पड़ा हुआ है बैंक में, और अगर आप उस पैसे को बिल्कुल भी टच नहीं करते हैं, तो टेक्निकली आरबीआई की डेफिनेशन में वो पैसा या वो अकाउंट जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट या अनक्लेम्ड अमाउंट कहलाता है। चाहे किसी भी तरीके के खाते में, मान लेते मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये पड़ा है एसबीआई बैंक में और मैंने उसको 10 साल से बिल्कुल टच नहीं किया, तो ये पैसा कहलाएगा अनक्लेम्ड डिपॉजिट, मतलब इस पर किसी ने कोई क्लेम नहीं किया। तो ये पैसा बैंक्स को ट्रांसफ़र करना होता है एक फ़ंड में, जिस फंड का नाम है डेफ फंड, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, है ना। डेफ मतलब सुनाई नहीं देता, तो डेफ फंड याद रखिएगा, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड। इस फंड में जो पैसा आता है ये डिपॉजिटर्स के अवेयरनेस के लिए कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ऑफ अनक्लेम्ड लायबिलिटीज जो है वो ट्रांसफर की जाती हैं किसमें, डेफ फंड में, जो कि यहाँ पर आरबीआई ने बताया कि जो डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड है, इस फंड को 2014 में आरबीआई ने शुरू किया था और इसमें यहाँ पर
जो है पैसे जो है ट्रांसफर होते हुए आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, और इसमें आरबीआई ने क्या बताया? आरबीआई ने बताया कि आरबीआई इंश्योर करना चाहता है द कंसिस्टेंसी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि एडवाइस करता है सभी के सभी कोऑपरेटिव बैंक्स को, है ना, कि आप जो आपकी अनक्लेम लायबिलिटीज़ है वो आप सभी लोग ट्रांसफ़र करेंगे इसके अंदर, जो कि आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी या फिर अदर इमरजेंसी लायबिलिटीज़ के फंड है, वो आप यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और इस फंड का यूज़ किया जाएगा फॉर द बेनिफिट एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। अब यहाँ पर अपडेट क्या है? These instructions are applicable to all the commercials and सभी cooperative banks के preparation of the financial statement, जो कि for the financial year ending 31st March 2024। तो 31 मार्च 2024 या उसके बाद के जो आपके स्टेटमेंट्स बनेंगे उसमें आपके पास जितना भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट पड़ा हुआ है, इसका मतलब 10 साल या उससे पुराना जो फंड्स पड़ा हुआ है, वो सभी फंड्स आप सभी लोग चुपचाप ट्रांसफ़र कर देंगे। कहाँ पर? डेफ फंड के अंदर, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड में। इसका हिंदी वर्जन में भी ऐड कर दूंगा, है ना, आज हिंदी वर्जन में नहीं ऐड कर पाया था, ठीक है, तो हिंदी वर्जन भी इसका मैं ऐड कर दूंगा, जैसे आपको बाकी सारी PDF मिली हैं बाइलिंगुअल। ठीक, चलिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन चेंज कर दी है। सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट, जिसको हम बल्क डिपॉजिट कहते हैं, मतलब एक साथ जब पैसा जमा होता है, उसकी डेफिनेशन जो है आरबीआई ने चेंज कर दिया है आरआरबीज के लिए। अभी तक आरआरबी के लिए क्या नियम था कि सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट जो बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन थी वो थी 15 लाख की, उसको 15 लाख से बढ़ाकर आरबीआई ने कितना कर दिया है? 1 करोड़ रुपए कर दिया है। तो सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट की अगर बात करें तो फॉर द आरआरबीज की अगर हम बात करें रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, तो आरआरबी के लिए जो सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट, इसकी डेफिनेशन को फॉर आरआरबीज रीजनल रूरल बैंक्स के लिए कितना बढ़ा के कर दिया है? 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपीस से बढ़ाकर इसको नया कितना कर दिया गया है? 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन ये क्या है? बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन फॉर आरआरबीज, बल्क डिपॉजिट डेफिनेशन, बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन फॉर आरआरबीज कितनी कर दी गई है? 15 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ कर दी गई। बल्क डिपॉजिट वाली न्यूज़ याद रखिएगा, इससे पक्का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने जब आपको मॉनेटरी पॉलिसी कराई थी 7 जून को, तो उसमें भी इससे रिलेटेड अपडेट्स आए थे। और मैं क्या है अपडेट मैं आपको बताता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की अगर मैं बात करूँ तो यूसीबीज, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए भी आरबीआई ने बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन चेंज की थी, लेकिन वो किस टाइप के आरआरबी के लिए? जो टियर 3 और टियर 4 टाइप के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनके लिए आरबीआई ने क्या कहा कि अभी इनके लिए भी डेफिनेशन वही थी बल्क डिपॉजिट की 15 लाख रुपए तक की, लेकिन इनके लिए भी आरबीआई ने डिपॉजिट की जो डेफिनेशन है वो बढ़ा के कर दी थी। बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन इनके लिए भी, बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन आरबीआई ने कितनी बढ़ा के कर दी थी? 15 लाख रुपए पहले हुआ करती थी, उसको बढ़ा के कितना कर दिया था भाई? 1 करोड़ रुपए। 15 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए। तो इनके लिए टियर 1 टियर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए सेम है, टियर 3 एंड टियर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कितना है? 15 लाख यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा, अभी तक हमारे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं जैसे एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआई, ये सब बैंक, इनके लिए बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन अभी कितनी है? 2 करोड़ रुपए। इनके लिए भाई बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन कितनी है? 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपीस इनके लिए बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन है। लेकिन अभी हाल ही में आरबीआई ने लेटेस्ट, अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं, लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम बात करें 7 जून 2024 को जो मॉनेटरी पॉलिसी आई, उसमें आरबीआई ने प्रपोज किया है कि जो बाकी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है आरआरबी को छोड़कर, इनके लिए बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन हम 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ या उससे ज़्यादा के अमाउंट को कर देंगे। तो 3 करोड़ होने वाली है बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन फॉर विच टाइप ऑफ बैंक? फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका अपडेट ध्यान रखिएगा। चलिए मैं वो सारे अपडेट्स यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, मैं एक साथ लिख देता हूँ सो दैट यू कैन हैव दीज पॉइंट्स विद इन योर माइंड। मैं यहाँ स्पेस है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, पहला शेड्यूल कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए डेफिनेशन बल्क डिपॉजिट की, बल्क डिपॉजिट की, सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट मतलब एक साथ जो पैसे इकट्ठा होता है, बल्क डिपॉजिट की, ओल्ड प्लस न्यू, ओल्ड प्लस न्यू दोनों में लिख देता हूं।
ठीक है। पहला हमारे पास शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की ओल्ड डेफिनेशन है 2 करोड़ रुपए। नई डेफिनेशन जो प्रपोज की गई है आरबीआई के थ्रू कि हम इतना कर देंगे, ये कब है? ये 7 जून 2024 की मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने कहा है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये कहा गया है कि इसको हम 3 करोड़ कर देंगे। अभी एग्जैक्टली प्रपोज्ड है तो मतलब हो जाएगा, बट अभी ये आपको देखने को मिलेगा। तो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में ये कहा है, ठीक है, ये कहा है। दूसरा, आरआरबीज के लिए, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए पहले डेफिनेशन थी 15 लाख रुपए बल्क डिपॉजिट की, उसको बढ़ाकर 1 करोड़ पहले से ही कर दिया गया था। तो ये तो थोड़ा पुराना अपडेट, ठीक। इसके अलावा तीसरा, आपको याद हो लोकल एरिया बैंक्स के लिए भी अगर हम बात करें, बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन 15 लाख रुपए है। इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी में इसको भी भाई प्रपोज किया गया है कि इसको कर दिया जाए 1 लाख रुपए। ये भी 7 जून के अपडेट के अकॉर्डिंग है, ठीक, प्रपोज्ड है जो कि इस बार कहा गया है। इसके अलावा हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, कौन से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स? जो टियर 3 और टियर 4 वाले हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, इनके लिए भी बल्क डिपॉजिट की डेफिनेशन पहले थी 15 लाख रुपए। नाउ इट हैज इंक्रीज्ड टू 1 करोड़ रुपीस, ठीक है, ये पुराना अपडेट। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स थोड़ा सा समझ लीजिए, टियर 1, टियर 2, टियर 3 क्या होते हैं। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कौन सा? टियर 1 में, इसको हम टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4, ठीक है। क्या है, किस आधार पर होता है क्लासिफिकेशन? डिपॉजिट के आधार पर कि इन बैंक में पैसा कितना जमा हो रहा है, ठीक। अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पैसा जमा करवा रहा है अपने पास, कितना? अप टू 100 करोड़ रुपीस, तो आप आएंगे टियर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में। अगर आपका बैंक पैसे जमा कराता है 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक, तो आप किस में आएंगे? टियर 2 की कैटेगरीज में आएंगे। अगर आपका बैंक डिपॉजिट कराता है 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक का डिपॉजिट, 1000 से कितना? 10,000 करोड़ तक का अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं 1000 टू, तो आप आएंगे टियर 3 में। और अगर 10,000 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट है तो आप आएंगे टियर 4 की कैटेगरीज में। तो 1 और 2 वालों के लिए तो डेफिनेशन वही 15 लाख वाली है, इनके लिए डेफिनेशन वही 15 लाख वाली, इनके लिए बढ़ा के कितना हो गया है? 1 करोड़। याद रखिएगा, ये आने वाले एग्जाम का क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपडेट्स में भी आपको देखने को मिला, न्यूज़ में भी बना हुआ है, सो वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन लॉन्च द सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम? आरबीआई ने अपनी सहूलियत के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए एक सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है, जिससे आरबीआई सारी की सारी मॉनिटरिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सके। तो आरबीआई का आप सीएमएस पोर्टल देख सकते हैं, सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट पोर्टल, जिसमें आरबीआई के पास है ना, जो टेक्स्ट के फॉर्म में, विजुअल के फॉर्म में, एनालिटिक्स है, एआई का थोड़ा सिस्टम का इंटीग्रेशन, इसको बहुत सारे जो डेटास मैनेज करने रहते हैं उन सभी डेटास को ये बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएगा, क्योंकि आरबीआई का क्या है? सीआईएमएस पोर्टल है, सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल, ठीक। वो यहाँ पर आरबीआई ने लॉन्च किया था, जो कि ग्राफिक्स के फॉर्म में। इसको धीरे धीरे अभी शुरुआत में शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए इसको शुरू किया गया, धीरे धीरे इसको कोऑपरेटिव बैंक्स और बाकी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक। चलिए, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर टू बिग टू फेल, इसको हम कहते हैं डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। तो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक क्या होते हैं? टू बिग टू फेल। इसका मतलब क्या हुआ? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, मतलब अगर हम बर्बाद हुए तो तुमको भी बर्बाद कर देंगे। ये बैंक्स इतने बड़े साइज के हैं कि अगर ये बैंक्स कोलैप्स करते हैं तो इसकी वजह से पूरा हमारा फाइनेंशियल सिस्टम ट्रबल में आ सकता है, पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को दिक्कत हो सकती है। 3 बैंकों को लगातार ये उसी कैटेगरीज में बने हुए हैं। अगर हम बात करें, अभी भी हमारे पास डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कैटेगरी में आरबीआई ने 3 बैंकों को आइडेंटिफाई कर रखा है। एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, दैट इज एसबीआई, 2 प्राइवेट बैंक, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की कैटेगरी में कौन है, यहाँ पर आपको एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक। अब इनको कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है 1 अप्रैल 2025 तक।
ये क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको बकेट याद रखना है, इनको अलग अलग बाल्टी में रखा गया और बाल्टी याद रखना आपके लिए बड़ा आसान है। बकेट 1 में देखिए 5 बकेट हैं, बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4, बकेट 5। बकेट 5 में सबसे टॉप कैटेगरीज है ना, तो बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3, बकेट 4, बकेट 5। बकेट 1 में रखा गया है आईसीआईसीआई बैंक को, पहले बाल्टी याद करिए। बकेट 1 में कौन है? आईसीआईसीआई। बकेट 2 में कौन है? एचडीएफसी। 3 में कोई नहीं है। 4 में रखा गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। एसबीआई बकेट 4 वाला है, बड़ा साइज है थोड़ा, एसबीआई बकेट 4 में। अब इनको जो इनकी कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल है, जो कि बेसल नॉर्म्स में आपको CET1 कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल क्या होती है, टीयर 1 कैपिटल क्या होती है, टीयर 2 कैपिटल क्या होती है, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा ऑलरेडी। तो आपकी जो कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल होती है, जो इक्विटी के थ्रू आप रेज करते हैं, इसको आपको मेंटेन करना है आईसीआईसीआई बैंक को 0.20%, एचडीएफसी को 0.4% और आईसीआईसीआई को 0.08%। कब तक? 1 अप्रैल 2025 तक। कैसे याद रखेंगे? आईसीआईसीआई बैंक 0.2 याद रहेगा, एचडीएफसी ऊपर जाइए बकेट 4 में, कितना हो जाएगा इसका? 0.4 हो गया, बस डबल करते जाइए। और एसबीआई बकेट 4 में है और इसका डबल कर दिए 0.4 का, एचडीएफसी का टारगेट, एसबीआई का 0.8, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.4, 0.8। तो ये 4 बकेट्स हमें देखने को मिलेंगी, जो है बकेट 1 में आईसीआईसीआई, बकेट 2 में एचडीएफसी और बकेट 4 में एसबीआई। ये इनको कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को क्या करना है? फुलफिल करना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी, आप आराम से देख सकते हैं ये कैपिटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2025 तक दे विल हैव टू मेंटेन। तो एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक्स बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, है ना। और एसबीआई और एचडीएफसी के लिए ये 31 से इफेक्टिव है। और 31 मार्च 2025 की अगर बात करें, जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट सरचार्ज है फॉर एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक, वो 0.60 एंड 0.20% जो है रिस्पेक्टिवली बना रहेगा। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा। तो 1 अप्रैल 2025 है ना, और इनके लिए जो है नियम ज़्यादा सख्त है। आईसीआईसीआई पूरा ही कर लेगा तो उसके लिए इसलिए टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ओके। इसके अलावा हम इन्फ्लेशन देख लेते हैं। इन्फ्लेशन पर अभी मैंने आपके साथ न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चा की थी। इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो 2023-24 में सर हमारी महंगाई की दर कितनी रही? ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, जनरल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो आपको जनरल इन्फ्लेशन याद रखना है कंबाइंड। ग्रामीण क्षेत्र में देखें महंगाई कितनी रही सीपीआई की 2023-24 में? 5.6%। अर्बन एरियाज में, शहरी इलाकों में 5.1%। ओवरऑल अगर हम देखें 2023-24 में महंगाई कितनी रही? 5.4%। ये आपको दिख रहा होगा 5.4%। आपको ये आंकड़ा याद रखना है। ओवरऑल हमारे देश में सीपीआई की इन्फ्लेशन 2023-24 में पूरे में कितनी रही? 5.4%। इससे पहले थी 6.7, इससे पहले थी 5.5। ठीक, अभी मैंने आपको कल ही जो है करंट अफेयर्स का जो हम सेशन करते हैं रात को 8 बजे न्यूज़पेपर वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी सीपीआई की जो इन्फ्लेशन रेट है वर्तमान समय में अप्रैल 2024, अप्रैल के बाद मई 2024 और यहाँ अगर हम देखें मार्च में लिख देता हूँ, यहाँ हमारे पास है मार्च 2024, अप्रैल 2024 और मई 2024। ये सारे आंकड़े आ चुके हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है मार्च 2024 में हमारी जो सीपीआई की इन्फ्लेशन देखने को मिली, वो हमें देखने को मिली 4.85%। ठीक है, ये सीपीआई की इन्फ्लेशन मार्च में। अप्रैल में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा गिरावट 4.83%। और कल ही हमने न्यूज़ में पढ़ा था सीपीआई की इन्फ्लेशन मई में पिछले 12 महीने की सबसे लोएस्ट आपको देखने को मिल जाएगी 4.75%। पिछले 12 महीने की सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट 4.75% सबसे लोएस्ट हमें देखने को मिलेगी। आरबीआई का टारगेट कितना है? आरबीआई का टारगेट कितना है इन्फ्लेशन रेट का फॉर ईयर 24-25? आरबीआई का टारगेट कितना है इन्फ्लेशन का? 4.5%। सीपीआई इन्फ्लेशन रेट का टारगेट कितना है? 4.5%। अमूमन हम 4% ±2% का टॉलरेंस वाला रेंज रखते हैं, बट ये सबसे ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन आपको फूड एंड बेवरेजेस में देखने को मिलेगी, जो कि अभी भी हमें पता है फूड इन्फ्लेशन लगभग 8.5-9% के राउंड चल रही है। 7% फूड इन्फ्लेशन, सबसे ज़्यादा असर इसी ने डाला। बाकी आप देख सकते हैं बाइफरकेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। इसी तरीके से अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन को काफ़ी हद तक हमने कम कर पाए और ये -0.7 देखने को मिली, एंड दैट्स टू गुड, है ना। अगर हम कंपैरिजन वाइज अगर हम देखें
तो लगातार ये घटती हुई आपको देखने को मिलेगी और -0.7 हमें देखने को मिला, ठीक है, तो ये हमने देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन एस्पेक्ट पर अगर हम देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा आपको खाने पीने के जो आइटम्स हैं, है ना, कीरल प्रोडक्ट्स हैं, दालें हैं, ये सब आपको महंगी देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें और इन्फ्लेशन अगर आप देखें 2023-24 में, तो ये जो येलो वाला आपको स्पाइडर, ये जो मैप है, स्पाइडर जो आपका ग्राफ है, इसमें अगर आप देखें जो येलो कलर का है वो 2023-24 का है। तो 2023-24 में ऑयल के प्राइसेस है ना, आपको दिखाया था मैंने, रिफाइंड वगैरह सस्ता हुआ है, तो रिफाइंड वगैरह में देखिए इन्फ्लेशन नहीं है। बट बाकी अगर हम देखें तो खाने पीने के प्रोडक्ट्स में आपको इन्फ्लेशन जो है देखने को मिलेंगी, है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको दालें महंगी देखने को मिलेंगी, अंडे जो है काफ़ी महंगे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स भी काफ़ी जो है, दूध के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, अभी अमूल ने ही 2 रुपये दूध बढ़ाया है। सब्जियाँ देखिए कितनी ज़्यादा महंगी आपको देखने को मिल रही हैं। सब्जियों की अगर बात करें लगभग 10% तक सॉरी, सब्जियों में बात करें तो लगभग 10% तक इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल जाएगी। स्पाइसेस, मसालों के भी दाम थोड़े से बढ़े हुए आपको देखने को मिले, और ये भी आपको देखने को मिलेगा लगभग 10-11% के आसपास। तो ये आपका DI का क्वेश्चन हो सकता है मैथ्स के अंदर, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट्स आप सभी ध्यान रखिएगा। वंस अगेन ट्रिपल वैलिडिटी आपको चल रही है, देखने को मिल रही महापैक में, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। ट्रिपल वैलिडिटी में 9 मंथ्स के कोर्स पे आपको 27 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी, तो 9 × 3 दैट इज 27 मंथ्स। 6 महीने पर 18 महीने की वैलिडिटी और 4 पर 12 महीने की वैलिडिटी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हाउ यू कैन अवेल दिस वन कोर्स, आप इसको कैसे अवेल कर सकते हैं। कोड आप यूज़ कर सकते हैं Y856 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए एक बार देख लेते हैं ये हमें कैसे ऑफर अवेल करना है। तो फादर्स डे का ये ऑफर चल रहा है, यू कैन गिफ्ट योर सेलेक्शन टू योर फादर। आपको अडर 24/7 की वेबसाइट पर जाना है, जैसे आप अडर 24/7 लिखेंगे इस तरह का आपको वेबसाइट खुलते हुए देखने को मिलेगा। आपको करना क्या है, कोर्सेज पर जाएंगे, बैंकिंग ऑप्शन आपका सबसे पहले सेलेक्टेड देखने को मिल जाएगा, बैंक महापैक, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, बैंक महापैक एंड बैंक महापैक प्लस। दोनों में डिफरेंस क्या है? बैंक महापैक के अंदर आपको बैंकिंग के एग्जामिनेशन जो शेड्यूल बैंक्स हैं, IBPS है, IBPS RRB PO RRB क्लर्क, SBI PO SBI क्लर्क, RBI असिस्टेंट वगैरह। प्लस में रेगुलेटरी एग्जाम्स पे जुड़ जाते हैं, जैसे सिडबी है, RBI है, नाबार्ड ग्रेड A है, सेबी है। तो महापैक प्लस में अगर आप जाते हैं तो आपको रेगुलेटरी एग्जामिनेशंस भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ आपसे बैंक महापैक प्लस की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 27 मंथ्स की वैलिडिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप 18 मंथ्स की वैलिडिटी चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, मैं आपको 18 का बता देता हूँ। 18 मंथ्स की वैलिडिटी आपको चाहिए तो यहाँ पर बाय नाउ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कोड अप्लाई करना है, रेफरल कोड Y856। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे ये आपको फर्दर यहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा, और 3863 में आपको ये टोटल 18 मंथ्स के लिए बैंक महापैक देखने को मिल जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, आपको 28,000 प्लस वीडियोस है ना, 5,000 प्लस ई बुक्स है, टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट है, PDFs हैं, डाउट क्लासेस हैं, है ना, और सारे के सारे जो आपके बैचेस हैं, एग्जामिनेशंस हैं, है ना, SBI PO IBPS LIC असिस्टेंट्स वगैरह के आगे नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो जितने भी अपकमिंग कोर्सेज वगैरह हैं सब चीज़ें आप यहाँ पर इनरोल कर सकते हैं, और सभी फैकल्टीज़ के कोर्सेज आप एक ही जगह एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रेफरल कोड आप यूज़ कर सकते हैं Y856 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट्स आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हैं। तो बैंक महापैक के अंदर सारे के सारे कोर्सेज आपको एक जगह देखने को मिल जाएंगे, यूज़ द कोड Y856, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना करते हैं, एंड ये PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के लिए इतना करते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, एंड मंडे को हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे, और रात को 8 बजे जो न्यूज़पेपर वाला सेशन होता है उसमें जरूर जुड़िएगा, ठीक है, सो दैट हम करंट अफेयर्स अपडेट करते रहें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।